वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए अगर थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में कौन कौन सी सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है वो कांस्टेंट होती है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि सिचुएशन क्या है जिसको हम लोग को स्टडी करना है। जैसे सबसे पहला एक टॉपिक अगर हम लोग स्टार्ट करें जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अगर बेटा हम आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम आए कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसको अगर हम समझें अच्छे ढंग से तो आइसोथर्मल प्रोसेस को ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और नाम से ही क्लियर है आइसोथर्मल। आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होगी। और डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी आपका होता है बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और साथ में डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाती है। और डेल्टा टी होता क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और एक पॉइंट और हम लोग आइसोथर्मल में जान लेना चाहिए कि अगर कहीं पर बेटा आइसोथर्मल आइडियल गैस का नाम लेता है, जैसे आइसोथर्मल आइडियल गैस का नाम लेता है, तो हम आपको बता दें कि कहीं पर भी अगर आइसोथर्मल आइडियल गैस का नाम लेता है तो उस केस में आप लोग अलग से नोट कर लीजिए कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होगी और डेल्टा एच की भी वैल्यू जीरो होगी और डेल्टा यू की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर ये डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या है? देखिए डेल्टा एच बेटा ये चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी। और जो डेल्टा यू है वो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी आप जानते हैं जो बॉडी के अंदर स्टोर होती है एनर्जी। तो अगर सिर्फ आइसोथर्मल बोलता है तो सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू जीरो कर देना, लेकिन अगर आइसोथर्मल आइडियल गैस बोलता है तो आइडियल गैस क्या होता है आप सब लोगों को पता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। जो गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे बिहेव करता है, जहां पर पीवी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन आता है, उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। और आइडियल गैस जो होता है ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि नॉर्मल सारे गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं होते हैं, एक एज्यूमिंग होते हैं। तो आइडियल गैस होता क्या है? आइडियल गैस जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे बिहेव करता है, जिससे पीवी इक्वल टू क्या मिलता है हम लोगों को? एन आर टी। और अगर आइसोथर्मल आइडियल गैस की बात करता है तो आप याद रखेंगे कि अगर आइसोथर्मल आइडियल गैस की बात किया तो डेल्टा टी के साथ डेल्टा एच और डेल्टा यू भी जीरो होता है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ लेक्चर में ये क्लियरफाई हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो आइसोथर्मल आइडियल गैस में ये तीन वैल्यू जो होती है जीरो होती है। कभी ये मत बोलिएगा कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होता है। कभी आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, जीरो होता है। चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होता है, बस शर्ते केस कौन सा होना चाहिए? आइडियल गैस का। ओके,
ये पॉइंट आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से याद रखे रहेंगे। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है, जो हीट एक्सचेंज होगा विद सराउंडिंग, मतलब आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज करेगा, और किसके थ्रू करेगा? बाउंड्री के थ्रू करेगा। मतलब बाउंड्री का क्या होना जरूरी है? कंडक्टिंग होना जरूरी है। मतलब बाउंड्री आपका डायाथर्मिक होगा। हमने बोला भी था कि जो बाउंड्री कंडक्टिंग होता है उस बाउंड्री को हम लोग डायाथर्मिक वाल बोलते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होती है। और आइसोथर्मल आइडियल गैस अगर बोलता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो हो जाता है और चेंज इन एनर्जी भी जीरो हो जाती है। आ रहा समझ में? और आइसोथर्मल के केस में हीट एक्सचेंज होगा विद सराउंडिंग के साथ। टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट नहीं कांस्टेंट है, तो हीट चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? सराउंडिंग के माध्यम से। तो इसके लिए हीट जब चेंज होगा सराउंडिंग के मीडियम से, तो इसका मतलब बाउंड्री आपका कंडक्टिंग होना जरूरी है। बाउंड्री मस्ट बी कंडक्टिंग। अब बाउंड्री अगर कंडक्टिंग होगा, इसका मतलब बाउंड्री डायाथर्मिक बाउंड्री होगा। आगे समझ में? अब हम लोग आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस। अगर आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करें तो आपको यहां देखने में मिल गया भी गया कि आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है मतलब डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और डेल्टा P है क्या बेटा? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो और भी जो प्रॉपर्टी होगी वह वेरी करेगी, जैसे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जितने भी आइसोबेरिक प्रोसेस होते हैं बेटा, ये सब के सब ओपन सिस्टम में होते हैं। अगर कोई ओपन सिस्टम है तो आइसोबेरिक प्रोसेस उसमें अकर कर जाता है ओपन सिस्टम में, क्योंकि ओपन सिस्टम में बेटा प्रेशर कांस्टेंट करके इसकी थ्योरी को लगा सकते हैं। आ रहा समझ में? क्योंकि अगर क्लोज सिस्टम होगा तो क्लोज सिस्टम में हीट ट्रांसफर की वजह से, टेम्परेचर ट्रांसफर की वजह से प्रेशर कांस्टेंट करना मुश्किल है। इसलिए ओपन सिस्टम में हम इस प्रोसेस को अकर कराएंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस को। अब अगला जो प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम आपका सेम होगा। वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इसका मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जहां पर डेल्टा V आपका जीरो होगा, V2 माइनस V1। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके। अब अगला जो टॉपिक की बात करें तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन बचे हुए और भी जो प्रॉपर्टी होगी वो वेरी करेगी, जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। आगे समझ में? और ये आइसोकोरिक प्रोसेस जो है बेटा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस एक रिजिड सिस्टम में होता है। जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस ओपन सिस्टम में था, उसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस एक रिजिड सिस्टम में होगा। रिजिड सिस्टम का मतलब आप शायद समझ रहे हैं, जो नॉन फ्लेक्सिबल होंगे। आए समझ में? रिजिड सिस्टम होंगे। और एक पॉइंट और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जहां डेल्टा V की वैल्यू जीरो होती है बेटा, उसको हम लोग बम कैलोरी मीटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं बम कैलोरी मीटर। आप बस इसका नाम एक बार दिमाग में बैठाए रहेंगे, टॉपिक ये आगे वापस आएगा तो याद रखेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस पर हम लोग उसको बोलते हैं बम कैलोरी मीटर। ठीक है। और कोई ज्यादा अगर पूछे कि बम कैलोरी मीटर क्या है, तो उसको कह दीजिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमें हीट फाइंड करना होता है तो उसी को हम लोग बम कैलोरी मीटर के नाम से जानते हैं।
तो बम्प कैलोरीमीटर ये हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही फाइंड किया जाता है। कोई भी हीट अगर आपको फाइंड करना है तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही फाइंड करोगे। ओके, तो ये आपका होता है बम्प कैलोरीमीटर। आ रहा समझ में? कोई भी पूछता है कि क्या है बम्प कैलोरीमीटर, तो आप कहोगे कि सर अगर हमें हीट फाइंड करना है, कोई भी हीट हो, अगर उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला जाए तो उसी का बेटा नाम लोग रखते हैं बम्प कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस भी हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरफाई हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां पे हीट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हीट कांस्टेंट का मतलब जो Q इक्वल टू होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसको आपने Q2 माइनस Q1 इक्वल टू क्यों नहीं जीरो लिखा? क्योंकि इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बेटा हीट आपका स्टेट फंक्शन नहीं, हीट आपका पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन को कभी हम फाइनल माइनस इनिशियल करके नहीं लिखेंगे। ओके, और इसीलिए पाथ फंक्शन की वजह से इसको स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट आपका जीरो होगा। आया समझ में? लेकिन हीट सिर्फ जीरो होगा, मतलब हीट जीरो होने का मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ना सिस्टम से सराउंडिंग ना सराउंडिंग से सिस्टम। इसका मतलब बाउंड्री क्या होगा? आइसोलेटेड होगा। बाउंड्री आइसोलेटेड अगर होगा तो हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ हीट ही कांस्टेंट होता है, क्यू ही जीरो होता है। कभी टेम्परेचर जीरो मत करना, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये गलती कर बैठते हैं, जो एडियाबैटिक में टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। हमने आप सभी लोगों को बताया कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी, बाकी और जो प्रॉपर्टी होगी वो वेरी करेगी। तो यहां पर सिर्फ हीट कांस्टेंट होगा, लेकिन डेल्टा टी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जैसा कि हीट ट्रांसफर ना होने की वजह से ये थर्मल क्या होगा? इंसुलेटेड होगा। आया समझ में? थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर में होगा। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्योंकि हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, अब आपका पांचवा जो प्रोसेस है जिसका नाम है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में आए कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी अगर फाइनल से रिटर्न होकर इनिशियल पे मिलता है या इनिशियल से उठकर फाइनल, फाइनल से इनिशियल पे जाता है। यहां आप देख भी रहे हैं कि when a system undergo a number of different process and final return to its initial state, it's termed as cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है बेटा जो रिटर्न होके वापस उसी पॉइंट पे मिले, जैसे ए, बी, सी और डी। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए आया, मिला आकर उसी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा है? साइक्लिक प्रोसेस है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बेटा कि जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उन सब में स्टेट फंक्शन जीरो हो जाता है। क्योंकि क्यों स्टेट फंक्शन जीरो हो जाता है? क्योंकि सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है। भैया फाइनल से इनिशियल पे आके मिल गया तो यहां पर कोई चेंज ही नहीं हुआ, जो फाइनल था वो इनिशियल था, तो आएगा तो जीरो ही, कोई चेंज तो होना चाहिए ना। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में सारे स्टेट फंक्शन जीरो हो जाते हैं। और सारे स्टेट फंक्शन कौन कौन बेटा? जैसे डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी को लोग डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप सभी लोग डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाता है, प्रेशर जीरो हो जाता है, टेम्परेचर जीरो हो जाता है। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस बोलता है तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जो फाइनली कहीं से भी जाए इनिशियली पे आके मिल जाता है। और सारे स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होते हैं। आगे समझ में? तो ये साइक्लिक प्रोसेस, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम समझा देना चाहते हैं कि वो ग्राफ
हकीकत में होता क्या है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, ठीक है, कि ग्राफ को कैसे हम लोग समझेंगे। एक मिनट आप रुक जाइए, मैं ग्राफ आपको बता देता हूं। देखिए ना, अगर ग्राफ अगर हम आपको समझाना चाहें साइक्लिक प्रोसेस का, तो आप सभी लोग ने जैसा कि बेटा आइसोथर्मल पढ़ लिया, आइसोबेरिक पढ़ लिया, आइसोकोरिक हो गया और एडियाबैटिक हो गया। तो अगर ग्राफ की अगर हम बात करें, तो मान लो एक ग्राफ है, वो ग्राफ है टेम्परेचर, या ग्राफ जो है वो हम बना लेते हैं ऐसे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो एक ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो हम आपको बता दें बेटा कि जो लाइन जिसके परपेंडिकुलर होता है वह कांस्टेंट होता है। अगर हम आपसे कहें कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे हम बात बताते हैं आपको, मान लीजिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ आपके सामने दिखा रहे हैं। बताइए कि जो ये ग्राफ है, जो आपके स्क्रीन पे ये वाला पॉइंट में दिखा देता हूं, कि जो ये लाइन है, ये बताइए किसके परपेंडिकुलर है बेटा, प्रेशर की कि वॉल्यूम की। वॉल्यूम के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जिसके परपेंडिकुलर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ए से बी जो है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मतलब ए से बी ये कौन सा प्रोसेस है, एक मिनट, ए से बी कौन सा प्रोसेस है बेटा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हम कह रहे थे कि जो जिसके परपेंडिकुलर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए से बी जो लाइन है बेटा, वो वॉल्यूम की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा मतलब ए से बी ये किसका ग्राफ है बेटा, आइसोकोरिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, आइसोकोरिक का ग्राफ है, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से अगर हम ग्राफ ये बनाएं P वर्सेस V, तो अगर हम आपसे कहें A से B वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो B से C, बताइए B से C बेटा किसके परपेंडिकुलर है, वॉल्यूम के कि प्रेशर के। तो आपको लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है किसके, प्रेशर के। परपेंडिकुलर जैसा है इसलिए उसी तरीके से बोल रहे हैं। तो B से C बेटा क्या कांस्टेंट है, B से C में प्रेशर कांस्टेंट है। और जब B से C प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोबेरिक का होगा। तो जो जिसके परपेंडिकुलर होगा वही कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, तो आप ग्राफ देख लीजिए P वर्सेस V। अगर ये ग्राफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो, ये तो आप शायद समझ गए होंगे कि ये है आइसोकोरिक, क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये तो आप शायद समझ गए, ये कौन सा होगा, आइसोबेरिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। और जो ये लाइन जो देख रहे हैं नीचे का जो दो लाइन है, इसमें से एक आइसोथर्मल का होगा और एक होगा बेटा किसका, एडियाबैटिक का। एक आइसोथर्मल का होगा और एक क्या होगा, एडियाबैटिक का होगा। और ये दोनों ग्राफ ये आपस में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होते रहते हैं, लेकिन फिक्स अगर है तो आइसोकोरिक और आइसोबेरिक का ये ग्राफ फिक्स है। लेकिन आइसोथर्मल एडियाबैटिक आपस में चेंज होते रहते, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि कौन किसके कांस्टेंट है, जो जिसके परपेंडिकुलर होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो जिसके परपेंडिकुलर नहीं होगा वो वेरी करेगा। जैसे एक और ग्राफ हम आपको बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ, ये साइक्लिक ग्राफ आ गया P वर्सेस V। अगर हम आपसे कहें A से B, B से C, C से D, तो हम वन बाय वन पूछेंगे, आप बता दीजिएगा। अगर A से B की बात करें तो A से B किसके परपेंडिकुलर है बेटा, प्रेशर के। तो प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, आइसोबेरिक। B से C बात करें तो B से C किसके परपेंडिकुलर है बेटा, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक। C से D बात करें तो फिर परपेंडिकुलर है प्रेशर के, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबेरिक हो जाएगा। और D से A की बात करें तो ये फिर परपेंडिकुलर हो गया वॉल्यूम के, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक। मिला जुलाकर जो जिसके परपेंडिकुलर होगा वही कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ को हम लोग साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। और इस ग्राफ में अगर तुमसे बोले कि डेल्टा H क्या होगा, जीरो बोल देना।
डेल्टा टी क्या होगा, जीरो बोल देना। डेल्टा यू क्या होगा, जीरो बोल देना। डेल्टा पी क्या होगा, जीरो बोल देना। और ऐसा क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्राफ में सारे स्टेट फंक्शन जीरो होते हैं। तो ये आई होप आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में क्या क्या कांस्टेंट होता है और क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया। तो आइसोथर्मल पढ़ लिया, हम सभी लोगों ने आइसोबेरिक पढ़ लिया, आइसोकोरिक पढ़ लिया, एडियाबैटिक पढ़ लिए और साइक्लिक प्रोसेस पढ़ लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने इन सब के बीच का ग्राफ भी पढ़ लिया। एक ग्राफ नॉन साइक्लिक का पढ़ा और एक ग्राफ साइक्लिक का पढ़ा, और दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियरफाई हो गया और समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी आज यहीं तक रहेंगी। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये भी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लासेस एक फंडामेंटल था लेकिन इम्पॉर्टेंट क्लास थी। ओके बेटा, तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।